दोस्तों आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा भंडारा था श्री शीतलदास जी महाराज का। तो वहां हमने श्री शीतलदास जी महाराज के दर्शन किए और बहुत सारे अन्य भी संत महात्माएं थे, उनके दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इसी में हम बिजी थे, इसीलिए स्टोरी बना नहीं पाए। लेकिन अब आगे से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ राइटर ममता चौधरी, आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 86। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग भी कभी भंडारे में गए हैं क्या, या प्रसाद ग्रहण किया है क्या। रूही इस वक्त कपूर मेंशन में अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। माही उसके पास ही बैठी हुई उसका सिर सहला रही थी। रूही एक टक विंडो की तरफ देख रही थी। तभी वो खोई हुई आवाज़ में ही बोली, माही क्या फ्यूचर रह गया है मेरा और रियांस के रिश्ते का? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सच को अपनाऊं या नहीं अपनाऊं, और रियांस के बिना जी भी नहीं पा रही। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। माही ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, रूही अभी फिलहाल के लिए तुम कुछ मत सोचो, अभी खुद को कुछ वक्त दो और कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है ना कि वक्त हमारे सामने सवाल खड़े करता है और सही समय आने पर वही वक्त उसकी जवाब भी हमें ढूंढ कर देता है। अभी तुम कुछ भी मत सोचो और कुछ देर के लिए सो जाओ। रूही ने माही का हाथ पकड़ा और उठकर बैठ गई और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद बोली, माही पर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। मैं और रियांस तो बहुत खुश थे ना, साथ में फिर किसकी नज़र लग गई? हमारी फैमिली को। मुझे रियांस की भी चिंता हो रही है कि इस वक्त वो अकेला होगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस सच के साथ वापस उस मेंशन में रियांस के साथ जाकर रहूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहते हुए रूही एक बार फिर से रोने लगी। माही ने रूही को अपने गले से लगा लिया, उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बस करो रूही, कितना रोगी? ऐसा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा मत सोचो और सब बात वक्त पर छोड़ दो। हम सब है ना, और तुम्हारे भाई भी तो गए हैं ना रियांस से बात करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। माही भले ही रूही को तसल्ली दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वो भी समझ रही थी कि रूही इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही थी। सभी को रूही की चिंता थी। कुछ दिनों के बाद आज रूही को मेंशन छोड़े 15 दिन बीत चुके थे। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, पर वो काफ़ी उदासी रहती थी। ना किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना ही किसी के साथ ज़्यादा बैठती थी। वो ज़्यादातर अकेली रहना ही पसंद करती थी। घर में सभी पूरी कोशिश कर रहे थे रूही को खुश रखने की। रूही तो जैसे खुश होना ही भूल चुकी थी। वहाँ एक फार्म हाउस में एक लड़की एक रूम की चेयर से बंधी हुई बैठी थी। उसके अगल बगल 2 लड़कियां और जो देखने में नर्स लग रही थी वो खड़ी हुई थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और रणवीर अंदर आया। रणवीर ने एक नफरत भरी नजरों से सामने चेयर पर बंधी हुई रिया को देखा, जो गुस्से में रणवीर को ही घूर रही थी। रणवीर ने उन दोनों नर्सों को वहां से जाने का इशारा किया। वे दोनों लड़कियां सिर झुकाकर उस रूम से बाहर चली गई। रणवीर ने डोर बंद किया और आकर रिया के सामने चेयर पर बैठ गया और अपनी जलती निगाहों से रिया को देखने लगा। वहीं रिया गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ कैद करने की? मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रणवीर, जो काफी देर से रिया की नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था, उसने रिया के जबड़े को गुस्से में आकर कस के पकड़ लिया और कहा, तुम क्या करोगी ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है रिया मित्तल। कहकर रणवीर ने उसका चेहरा झटक दिया और उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, तो तुम पेपर्स पर साइन कर रही हो या नहीं? क्योंकि मरना तो तुम क्योंकि मरना तो तुम्हारा तय भी तब भी तय है। पेपर पर साइन करोगी तब भी और नहीं करोगी तब भी। रिया ने रणवीर को सातिर स्माइल के साथ घूरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते रणवीर राय कपूर, क्योंकि मेरे साथ साथ रियांस का बच्चा भी मरेगा, इसीलिए ये धमकी मुझे तो मत देना। रणवीर ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपने खुद के गुस्से को कंट्रोल कर सके। उसका तो मन कर रहा था कि अभी की अभी रिया की सांसें छीन ले, लेकिन वो मजबूर था तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से। फ्लैशबैक 3 दिन पहले रूही अपने रूम की खिड़कियों के पास खड़ी हुई बाहर की तरफ देख रही थी। जब रणवीर रूम में आया तो रूही को इस हालत में देखकर उसके दिल में एक दर्द उठा। इस रूही को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये उसकी वही रूही है जो अक्सर अपनी शरारतों की वजह से रणवीर की कई बार डांट खाती थी, लेकिन फिर भी भाई भाई कहकर उसके आगे पीछे डोलती रहती थी। हद से कहीं ज़्यादा बचपना था रूही में, और अब वही रूही जैसे गुम ही हो गई थी। रणवीर ने अपना मन मजबूत किया और अपने कदम रूही की तरफ बढ़ा दिया। रणवीर ने रूही के कंधे पर हाथ रखा तो रूही ने पलटकर रणवीर की तरफ देखा। रूही ने एक फेक और फीकी स्माइल के साथ कहा, भाई आप यहाँ कुछ काम था क्या? रणवीर ने रूही के दोनों कंधों को पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और उसके पास ही बैठकर उसके हाथों को थामते हुए कहा, रूही कब तक अकेली रहोगी? बच्चे बाहर निकलो, सबसे मिलो, बात करो, अपने दिल की बात सबसे शेयर करो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी ना। रूही के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, भाई बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, पर नहीं हो पाता। लगता है मेरी तो खुशियाँ ही मुझसे रूठ गई हैं। कुछ देर चुप रहकर उसने अपनी नज़र उठाकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, भाई आप रियान से मिले थे, वो ठीक तो है ना? हाँ रूही, वो ठीक है, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रणवीर ने कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, रूही क्या तुम रिहान को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी? रणवीर का सवाल सुनकर रूही की आंखों में फिर से नमी उतर आई। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, पता नहीं भाई, मैं जानती हूँ रियांस की इसमें कोई गलती नहीं है, पर फिलहाल मैं खुद अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही हूँ। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। जब तक मैं खुद एक नतीजे पर नहीं पहुँच जाती हूँ, तब तक किसी को माफ़ करना या ना माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कुछ सोचकर रूही ने कहा, भाई वो रिया कहाँ है? रणवीर ने कहा, रिया कल हमारी पकड़ में आ गई है, वो देश छोड़ के जाने की फिराक में थी।
पर अब वो हमारे कब्जे में है। रूही ने कहा, भाई इन समय उस बच्चे का कुछ नहीं होना चाहिए, आखिर उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, और फिर वो रियांस का भी तो अंश है। प्लीज़ भाई आप इस बात का ध्यान रखिएगा। रणवीर ने हैरानी से रूही को देखते हुए पूछा, रूही ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये क्यों भूल रही हो कि वो बच्चा रिया का भी है? जब जब तुम उस बच्चे को देखोगी तुम्हें वही सब याद आएगा, और फिर भी तुम कह रही हो उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रूही बेड से खड़ी हो गई और वापस विंडो के पास जाकर बोली, भाई प्लीज़ भाई, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, पर मैं रिया के किए की सज़ा उस बच्चे को नहीं देना चाहती। वो रियांस का भी अंश है, उस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। फिर वापस रणवीर की तरफ देखते हुए, प्लीज़ भाई प्रॉमिस कीजिए कि आप उस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद आप रिया के साथ जो मर्जी आए करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो यही डिजर्व करती है। रणवीर ने एक बार फिर रूही से पूछा, रूही तुम श्योर हो कि तुम यही चाहती हो? रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रणवीर ने गहरी सांस ली और खड़ा होकर रूही के पास आया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं 9 महीने तक रिया के साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो रिया को सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। कहकर रणवीर रूम से बाहर निकल गया। फ्लैशबैक एंड रणवीर ने अपनी आंखें खोली, जो इस वक्त गुस्से में लाल थी। उसने अब अजीब तरह से अपनी कजन पर हाथ फेरते हुए रिया से कहा, ठीक है, मत करो साइन, क्योंकि ये बच्चा तो वैसे भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। फिर वह अजीब सी स्माइल के साथ बोला, तुम भी तो यही चाहती थी ना रिया कि इस बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा, पर तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। इसीलिए इसी सपने को तो तुम भूल ही जाओ। इस बच्चे को के जरिए तुम रियांस की ज़िंदगी में मेरी बहन की जगह ले पाओगी, और वैसे भी मेरी बहन की बदौलत तुम अभी तक जिंदा हो, वरना 9 महीने तो क्या, मैं तुम्हें 9 सेकंड भी जिंदा नहीं रहने देता। फिर रिया के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब 9 महीने तक मेरी कैद एंजॉय करो रिया मित्तल। कहकर रणवीर ने उसे झटका से छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। रिया पीछे से चिल्लाती रह गई, रणवीर तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। पर रणवीर ने उसकी एक नहीं सुनी। आज अनिरुद्ध को गए हुए 1 महीना हो चुका था। सनाया कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को मिस कर रही थी। पता नहीं क्यों, ये वो भी नहीं जानती थी। शायद वो उसे अच्छा दोस्त समझने लगी थी इसीलिए, या फिर शायद इसी वजह से ये भी हो सकती है कि उसके अनिरुद्ध का उसका केयर करना अच्छा लगता था। उसे ये फीलिंग आती थी कि दुनिया में कोई है जो उसकी बहुत केयर करता है, जिसे उसकी परवाह है। शायद अनिरुद्ध के साथ उसे एक अकेलापन महसूस नहीं होता था। वैसे तो अनिरुद्ध को उसे रोज़ बातें होती थी, पर वो सभी बात ऑफिस से रिलेटेड होती थी। उससे ज़्यादा नहीं, अनिरुद्ध भी बस उसका हालचाल पूछ लिया था। अनिरुद्ध ने उसे बताया था कि वो जल्द ही वापस इंडिया आने वाला है, पर कब ये नहीं बताया था। सनाया सुबह जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी जो उसे वक्त पर अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। सनाया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और मेड से आरव का ख्याल रखने का बोलकर वो बाहर निकल गई। आज सनाया ने एक के बाद एक 4 मीटिंग अटेंड की थी। शाम तक सनाया की हालत बहुत ही सख्त हो गई थी। वो इस वक्त अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों पिछले 2-4 दिनों से वो ऐसे ही महसूस कर रही थी कि बीच बीच में उसे कई बार चक्कर आ जाता था। उसे लगता कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से शायद थोड़े वीकनेस महसूस हो रही होगी। और आज तो काम की वजह से वो लंच भी नहीं कर पाई थी। उसे जल्दी से कैंटीन से स्नैक्स ऑर्डर किया और एक फाइल खोलकर उसे देखने लगी। तभी उसने के रूम का डोर ओपन हुआ और अनिरुद्ध अंदर आया। अनिरुद्ध को देखकर अपने आप ही सनाया की आंखों में जैसे चमक आ गई। इतने वक्त बाद अनिरुद्ध को सामने देखकर सनाया को एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वो खुश होते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो गई और बोली, अनिरुद्ध तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गई? तुमने बताया भी नहीं कि तुम आज आने वाले हो। अनिरुद्ध ने उसे उसके सामने ही चेयर पर बैठते हुए कहा, अगर बताकर आता तो तुम्हारे चेहरे की ये चमक कैसे देखता? वैसे मुझे लगा नहीं था कि मेरे आने पर तुम इतना खुश होगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया झेप गई। तभी एक बार फिर से उसका डोर नॉक हुआ तो सनाया ने देखा और कहा, कम इन। सनाया ने जैसे ही स्नैक्स मंगवाए थे वो आ गए थे। सनाया ने एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की। फिर अनिरुद्ध से कहा, चलो अनिरुद्ध पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कहकर सनाया सोफे पर आकर बैठ गई। अनिरुद्ध भी सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आया था तो उसे भी इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। सनाया ने अनिरुद्ध के लिए भी स्नैक्स सर्व किए और खुद के लिए भी। सनाया ने भी अभी एक ही बाइट खाया था होगा, उसका जी खराब होने लगा। वो अपना मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी। अनिरुद्ध हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था कि इसे क्या हो गया, अभी तो कह रही थी बहुत भूख लगी है। वैसे आप सबको क्या लगता है कि रोहित ठीक कर रही है क्या? उसे इस बच्चे को दुनिया में आने देना चाहिए या नहीं? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कुछ देर बाद सनाया वॉशरूम से बाहर आई और आकर वापस सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। अनिरुद्ध ने थोड़े परेशान होते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सनाया ने अपनी गिलास में डालते हुए कहा। सनाया ने पानी गिलास में डालते हुए कहा, हाँ शायद दोपहर को लंच नहीं किया तो हो सकता है उस वजह से। अनिरुद्ध ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, पर तुमने लंच क्यों नहीं किया सनाया ने पानी पीने के बाद गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, पूरा दिन मीटिंग में बिजी थी तो टाइम ही नहीं मिला। अनिरुद्ध ने थोड़ी हैरानी और थोड़े गुस्से में मिले जुले भाव के साथ कहा, तुमने आज लंच नहीं किया सनाया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? काम अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह होती है। हेल्दी रहोगी तभी तो ढंग से काम कर पाओगी ना। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि अनिरुद्ध आज उसे वैसे ही लग रहा था जैसे वो कई सालों पहले हुआ करता था, जब दोनों ही
10 एज में थे। अनिरुद्ध ऐसे ही सनाया की उसकी लापरवाही पर डांटता था। सनाया को जब खुद से ही ऐसे मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध ने देखा तो एक बार फिर कहा, देखो तुमने लंच नहीं किया ना, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो। अब चलो जल्दी से कुछ खा लो, कहकर अनिरुद्ध ने जैसे ही खाने की प्लेट उसके सामने की, सनाया ने उसे दूर करते हुए कहा, नहीं मुझे अब ये नहीं खाना, पता नहीं इसकी स्मेल से ही मेरा जी दोबारा खराब होने लगता है। अनिरुद्ध ने प्लेट वापस टेबल पर रखी और खड़े होते हुए कहा, चलो उठो, घर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलकर थोड़ा आराम करो, मैं घर पर ही तुम्हारे लिए कुछ लाइट सा बना दूंगा, कहकर अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और सनाया का हाथ पकड़कर डोर की तरफ ले जाने लगा। सनाया अनिरुद्ध से बोली, अनिरुद्ध मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अनिरुद्ध ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अपना मुंह को बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, कहकर अनिरुद्ध उसे केबिन से बाहर ले आया। सनाया ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अनिरुद्ध अब उसकी एक नहीं सुनने वाला। जब तक वो उसे घर ले जाकर अपने हाथों से कुछ बनाकर उसे खिला ना देता और बेड पर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके सुला नहीं देता, अनिरुद्ध का चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए वो भी अब चुपचाप अनिरुद्ध के पीछे चलने लगी। दोनों अभी पार्किंग एरिया तक पहुंचे ही थी कि सनाया को एक बार फिर से कुछ अजीब लगने लगा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो गाड़ी का डोर जैसे ही ओपन करने लगा तभी उसकी नज़र सनाया पर गई, जो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। अनिरुद्ध ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। अनिरुद्ध रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वहीं डॉक्टर अंदर सनाया का चेकअप कर रही थी। अनिरुद्ध वही कि बहुत बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सनाया को अचानक हुआ क्या है। वो मन ही मन बोला, ये डॉक्टर इतनी देरी क्यों लगा रही है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है। भला ये लड़की बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख सकती। एक बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन नहीं, लापरवाही करना नहीं छोड़ी अभी भी। अनिरुद्ध खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आई और अनिरुद्ध ने जल्दी से उसे पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, उसे कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना। डॉक्टर ने इस्तेमाल करते हुए कहा, सीरियस बात ही है और अब आपको उसका पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अनिरुद्ध की बेचैनी और बढ़ गई कि ऐसा क्या हो गया है सनाया को। उसने थोड़ा परेशानी से दोबारा डॉक्टर से पूछा, सीरियस बात, ऐसा क्या हुआ है उसे बताइए मुझे। तो डॉक्टर ने कहा, सी इज प्रेग्नेंट और वीकनेस की वजह से वो बेहोश हुई है। देखो प्रेग्नेंट है, देखा प्रेग्नेंट है और फिर भी अपना ख्याल नहीं रख सकती। अनिरुद्ध अपनी धुन में बोला जा रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि डॉक्टर ने अभी क्या कहा। उसने शॉक्ड होकर एक बार फिर डॉक्टर से पूछा, व्हाट, क्या कहा आपने, आर यू सीरियस, सी इज रियली प्रेग्नेंट। अनिरुद्ध की बात सुनकर डॉक्टर ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, यस मिस्टर अनिरुद्ध, वो प्रेग्नेंट है और अब आपको अपनी वाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो काफ़ी वीक है और शुरू के 3 महीने अच्छे से ध्यान रखना होता है। फिलहाल मैं नर्स के हाथों में उसे मेडिसिन भिजवा रही हूँ, आप उन्हें कुछ खिलाने के बाद वो मेडिसिन भी खिला देना, कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। और अनिरुद्ध के दिमाग में डॉक्टर की एक एक बात गूंज रही थी कि सनाया प्रेग्नेंट है। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि पूरा हॉस्पिटल तो क्या पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताए कि वो बाप बनने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध जानता था कि प्रेगनेंसी उस रात का ही नतीजा है। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरे और खुद से ही कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ और सनाया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई, पर चेहरे पर उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसके होठ पर मुस्कान आ गई थी, जो जल्द से रूम का डोर ओपन करके अंदर चला गया। सनाया बेड पर टेक लगाए एकटक विंडो की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरह की भाव नहीं थे। सनाया ने जब महसूस किया कि कोई रूम में आया है तो उसने अपनी नजरें डोर की तरफ कर ली। डोर से अनिरुद्ध रूम में आया और जल्दी से आकर सनाया के बगल में बैठ गया। उसने सनाया के हाथ को पकड़ा और उसे प्यार से चूमते हुए कहा, सनाया तुमने सुना ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बाप बनने वाला हूँ। सनाया तुम जानती हो हमारे हमेशा से मेरा यही सपना रहा था कि मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में पैदा हो। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसे अपनी खुशी जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वह अपनी धुन में ही बोले जा रहा था, और आज मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मेरा अंश अब इस दुनिया में आएगा, वो भी तुम्हारे जरिए। अनिरुद्ध एक्साइटमेंट में बोला, पता है मैंने जब ये खबर सुनी ना तो अचानक से मेरा दिमाग में बहुत सारे थॉट आने लगे। फिर हंसते हुए बोला, और वो तो अभी आ रहे हैं, जब हमारा बेबी दुनिया में आएगा वो कैसा होगा, वो मेरे जैसा दिखेगा या फिर तुम्हारे जैसा, उसकी आदतें किससे ज़्यादा मिलेंगी, मुझसे या फिर तुमसे। मैंने तो ये सोच लिया है कि मैं उसकी पढ़ाई कौन से स्कूल में कराऊंगा, उसकी परवरिश कैसे करूंगा। जब वो बड़ा होगा तो मैं उसका दोस्त भी बनूंगा और हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा, मेरी जान बसेगी उसमें। वो सनाया तुम समझ नहीं पा रही हो मैं कितना खुश हूँ। तभी अनिरुद्ध का ध्यान सनाया के चेहरे की तरफ गया, जो अभी भी एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रही थी। सनाया को ऐसे चुप देखकर अनिरुद्ध के दिल में अब एक अनजान सा डर जन्म लेने लगा। उसने सनाया की हथेली को कसकर पकड़ते हुए कहा, सनाया तुम क्या सोच रही हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट अबॉर्ट नहीं सनाया, प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ मुझे ये बच्चा चाहिए। देखो मैं तुम पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन सनाया इस बच्चे में मेरी खुशियाँ कुछ पलों में ही जुड़ गई, उन खुशियों को अब मुझसे छीन ना, वरना यह अनिरुद्ध एक बार फिर से टूट जाएगा। प्लीज़ सनाया कुछ तो बोलो। अनिरुद्ध किसी भी तरह का दबाव सनाया पर नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो ये भी जानता था कि उस रात सनाया मजबूरी में ही अनिरुद्ध के करीब आई थी, अपनी मर्जी से नहीं। जब सनाया ने अनिरुद्ध की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अनिरुद्ध समझ गया सनाया के मन में क्या है। उसने फिर भी दोबारा सनाया से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर रूम से बाहर जाने लगा। रणवीर कपूर इंडस्ट्री की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। हवा चलने की वजह से उसके बाल उसके फोरहेड पर आ रहे थे। उसकी नज़र उस आधे सैर पर जमी हुई थी जो उसकी आलीशान हाई राइट बिल्डिंग से टॉप फ्लोर से नजर आ रहा था। शाम
चली थी, इसीलिए पूरा शहर रोशनी में जगमगा रहा था। लेकिन रणवीर के दिमाग में तो काफ़ी कुछ चल रहा था, जैसे ही वो किसी गहरी सोच में हो। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, वहीं वेदांत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने देखते हुए बोला, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? रणवीर ने सामने देखते हुए ही कहा, श्योर का तो पता नहीं, पर डाउट है। बस कुछ देर में वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हद से ज़्यादा शातिर बनने के चक्कर में अक्सर बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस बेवकूफ़ियों को पकड़ पाते हैं कि नहीं। तभी रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और रणवीर की दूसरी साइड आकर खड़ा हो गया, और वो भी सामने देखते हुए बोला, आई होप योर डाउट इज करेक्ट, बिकॉज इट विल चेंज ए लोट। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। तीनों अभी भी सामने की तरफ ही देख रहे थे, जैसे उन तीनों को पता हो कौन है। अविनाश लिफ्ट से बाहर आया और उसके उन तीनों को ही ग्रेट किया। रणवीर ने बिना पीछे मुड़े ही अपनी सख्त और भारी आवाज़ में पूछा, अविनाश काम हुआ? अविनाश ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, जी सर, आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। रणवीर ने पीछे मुड़कर फाइल ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे रणवीर फाइल के पन्ने पलट रहा था, उसकी फेस की स्माइल बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत और रुद्र दोनों ही क्यूरियोसिटी से उस फाइल को देख रहे थे। रणवीर ने फाइल बंद करके रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र के एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही थे। फिर वेदांत के एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो गए जब उसने वो फाइल पढ़ी। रणवीर ने अविनाश से कहा, आगे तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? ये काम कल ही हो जाना चाहिए। अविनाश ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, यस बॉस, कल ही ये काम हो जाएगा, और काम होते ही आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। फिर रणवीर ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जाओ और काम अच्छे से हो जाना चाहिए। अविनाश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। तीनों ने ही एक दूसरे को एक विनिक स्माइल के साथ देखा। रूही शाम के वक्त गार्डन एरिया में बैठी हुई थी और उसके आसपास ही बच्चे खेल रहे थे। माही सारिका और प्रिया भी वहीं पर मौजूद थे। तभी आयु ने अपनी फुटबॉल रूही के पास करते हुए कहा, बुआ आप भी हमारे साथ खेलो ना, आप जब से आए हो ऐसे ही सैड रहते हो, हमारे साथ खेलते ही नहीं हो। रूही ने फुटबॉल आयु को देते हुए कहा, आयु मेरा मन नहीं है बच्चे, तुम लोग आपस में खेलो ना। तभी हीर बोली, नहीं बुआ, आप भी हमारे साथ खेलो। पहले तो आप हमारे साथ कितनी मस्ती करती थी ना, आप क्यों नहीं करती? क्या अब आप हमसे प्यार नहीं करती हो? हीर ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि रूही ने सवाल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी तीनों क्यूट क्यूट बेबीज को प्यार ना करूं? चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। रूही की बात सुनकर तीनों बच्चे खुश होकर उछलने लगे। वहीं सारिका, माही और प्रिया के चेहरे पर भी सुकून भरी स्माइल आ गई। तो दोस्तों, क्या होगा आगे कहानी में, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले मैं देख रही हूँ आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सनाया की खामोशी ने अनिरुद्ध का दिल एक बार फिर से तोड़ दिया था, पर वो सनाया पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दे। अनिरुद्ध भी जानता था कि सनाया खुद हालातों की मारी है, उसका तो सनाया के साथ किसी तरह का रिश्ता भी नहीं था, फिर वो किस हक से इस बात को कह रहा था। अनिरुद्ध बाइस होकर अभी डोर तक पहुंचा ही था कि सनाया की आवाज़ उसके कानों में आई, अनिरुद्ध रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सनाया की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध के बढ़ते कदम वहीं पे रुक गए। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने इशारे में उसे अपने पास आने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, सनाया तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तो सनाया ने कहा, पहले इधर आओ और मेरे पास बैठो। अनिरुद्ध बोझिल कदमों के साथ सनाया के बेड के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। सनाया ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, अनिरुद्ध तुमने मेरी खामोशी का गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। देखो ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है, और मैं इसे अबॉर्ट नहीं कराना चाहती हूँ। सनाया की बात सुनकर अनिरुद्ध का मुरझाया चेहरा एकदम से खिल गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोला, सच में सनाया, तुम मेरे बच्चे को जन्म देने चाहती हो? कहते हुए अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। उसने सनाया के हाथों को चूमते हुए कहा, थैंक यू सनाया, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं कितना खुश हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, जानती हूँ अनिरुद्ध, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे की खुशी सब बयां कर रही है। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अनिरुद्ध पर मैं चाहती हूँ इससे पहले हमारी शादी हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, क्योंकि मैंने आरव को हमेशा अपने डैड के लिए तड़पते हुए देखा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये आने वाला बच्चा भी किसी एक ही प्यार से दूर रहे, और बिना शादी के इस बच्चे का इस दुनिया में आना समाज की नज़रों में गलत होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पर अनिरुद्ध अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। सनाया ने खुद आगे से शादी के लिए पूछा है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया तो सनाया ने उसे दोबारा पूछा, अनिरुद्ध मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हो, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहते? अनिरुद्ध एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, तुम मेरा इतना बड़ा सपना पूरा कर रही हो और कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? पागल लड़की, मैं तो ये ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या ये सब सच है? तुम खुद आगे से मुझसे शादी का पूछ रही हो, और मैं बाप भी बनने वाला हूँ। एकदम से मुझे इतनी खुशी मिल गई है कि मुझसे संभल ही नहीं रही है। ओ सनाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताऊँ कि मैं कितना खुश हूँ। अनिरुद्ध की इतनी एक्साइटमेंट देखकर सनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अनिरुद्ध का बिहेवियर बिल्कुल एक टीन एज बॉय की तरह लग रहा था।
अनिरुद्ध ने सनाया के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया और सनाया को गले से लगाते हुए कहा, हम कल ही शादी कर रहे हैं। सनाया ने थोड़ी दूर होते हुए हैरानी से कहा, अनिरुद्ध इतनी जल्दी? तो अनिरुद्ध ने कहा, मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। क्या पता कब तुम्हारा दिमाग फिर से चेंज हो जाए, इसीलिए मैं इस बार कोई भी चांस नहीं लेने वाला। हम कल ही शादी कर रहे हैं बस। सनाया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अनिरुद्ध मुझे पहले रणवीर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा फैसला मैं उसके बगैर नहीं ले सकती। अनिरुद्ध ने कहा, पर उससे पूछना क्या है, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सनाया ने कहा, अनिरुद्ध डैनियल ने मेरा और आरव की जिम्मेदारी रणवीर को सौंपी थी और रणवीर ने वो बखूबी निभाई भी थी, पर रणवीर के इस बारे में पूछना मेरा भी फर्ज है। पर तुम चिंता मत करो, रणवीर मेरे इस फैसले में भी मेरा साथ ही देगा। अनिरुद्ध ने चिढ़ते हुए कहा, अगर वो परमिशन नहीं भी देगा ना तो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, पर ये शादी तो मैं जरूर करूंगा। सनाया को अनिरुद्ध की बात पर हंसी आ गई। अनिरुद्ध ने प्यार से सनाया के गाल को छूकर कहा, सनाया ऐसे ही हंसते रहा करो और ऐसे ही खुश रहना। सनाया ने अनिरुद्ध के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अनिरुद्ध तुम जानते हो ना कि डैनियल की मेरी जिंदगी में क्या जगह है, क्या उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? तो अनिरुद्ध ने सनाया का हाथ पकड़कर कहा, सनाया प्यार कभी बुलाया नहीं जाता है, वो हमेशा जिंदा रहता है हमारे दिल में। जैसे डैनियल का प्यार तुम्हारे दिल में जिंदा है, ऐसे ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। तुम्हें पता है सनाया, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, तब मैं बहुत बदल गया था। मेरे लिए प्यार ये सब नफरत का दूसरा नाम बन गया था। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ स्वार्थी होते हैं। मैं सोचने लगा कि अक्सर लोग अपना मतलब निकाल जाने पर वो प्यार को कभी भुला देते हैं। इसीलिए जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरी फिजिकल रिलेशन रही, मुझे लगता है कि मेरे ऐसे करने से तुम्हें आसानी से भूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया और ना ही कुछ सुकून से रह पाया। तुम मेरे पास हो, बस मुझे और क्या चाहिए। तुम्हारा मेरे पास होना ही काफ़ी है, क्योंकि प्यार सेल्फिश होने का नाम नहीं होता, प्यार तो समर्पण का दूसरा नाम है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद अनिरुद्ध ने दोबारा कहा, पता है सनाया, जब तुम दोबारा मेरे सामने आई उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे दी धोखे का बदला लूँ, तुम्हें नफरत करूँ, तुम्हें इतना दर्द दूँ कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुँचाई है। लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसे हम चाहकर भी दर्द नहीं दे सकते। फिर अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा, पता है सनाया, ये मुझे किसने कहा था? सनाया ने पूछा, किसने कहा था अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माही ने। और तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चाहकर भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, माही लगती मासूम सी है, पर है कितनी समझदार। सच में रणवीर लकी है कि उसे माही जैसी बीवी मिली है। अनिरुद्ध ने थोड़ी सैड होते हुए कहा, हाँ वो काफ़ी मासूम है, मुझे अब गिल्ट होता है कि मैंने उसे इतना परेशान किया। फिर थोड़ी स्माइल करते हुए, पर इस बात की खुशी भी है कि सही वक्त पर मैंने खुद को रोक लिया। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, और उसके लिए उसे माफ़ी भी मांग ली। अनिरुद्ध ने सनाया की तरफ देखा और कहा, हाँ अब चलो घर जाकर हमें आरव को भी तो ये गुड न्यूज़ देनी है ना कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है। कहकर अनिरुद्ध ने सनाया को अपनी गोद में उठा लिया। अनिरुद्ध, ये क्या कर रही हो? मैं खुद चल भी सकती हूँ? सनाया ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम काफ़ी वीक हो और तुम्हें इस एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया के होठों पर स्माइल आ गई। अपनी बाहें अनिरुद्ध के गले में डाली और अपने सर उसके सीने पर टिका दिया। रूही अपने रूम में बैठी हुई किसी सोच में गुम थी कि तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन की बजने वाली रिंग पर गया। रूही ने अपना फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर रणवीर का नंबर शो हो रहा था। रूही ने फ़ोन पिक करके कान पर लगा लिया तो सामने से रणवीर ने कहा, रूही जल्द से जल्द बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रूही ने कन्फ्यूजन से पूछा, भाई क्या हुआ? रणवीर ने कहा, ज़्यादा सवाल मत पूछो और जल्द से जल्द बाहर आओ, तुम्हें कहीं लेकर जाना है, जल्दी करो। कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रूही ने अपने फ़ोन को एक नज़र देखा और मन ही मन कहा, भाई कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे, खैर चली जाती हूँ वरना नाराज़ हो जाएंगी। रूही ने जल्दी से चेंज किया और रूम से बाहर निकल गई। रूही बाहर आई तो देखा रणवीर गाड़ी में बैठा उसी का वेट कर रहा था। रूही ने गाड़ी का डोर ओपन किया और फ्रंट सीट पर बैठते हुए रणवीर से बोली, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अपनी सीट बेल्ट लगाओ, पता चल जाएगा। फिर भी भाई बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? रूही ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा। रणवीर सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव करते हुए बोला, रूही तुम सवाल बहुत पूछती हो, बस इतना समझ लो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रूही ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और विंडो से बाहर देखने लगी। पर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता तो उसके घर की तरफ जा रहा है, पर उसने ये सोचकर इस ख्याल को झटका कि ये रास्ता तो कहीं और भी तो जा सकता है। भला भाई उसे रियांस के घर क्यों ले जाएंगे? अब उसका शक यकीन में बदलते जा रहा था, क्योंकि रणवीर की गाड़ी उन्हीं रास्तों पर दौड़ रही थी जो रियांस के घर तक जाता था। रूही कुछ पूछने ही वाली थी कि रणवीर ने उसे कहा, अभी कुछ मत पूछना रूही, अपने भाई पर भरोसा है ना। रणवीर की बात सुनकर रूही ने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी रियांस के मेंशन के आगे जाकर रुकी। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और रूही की तरफ का डोर ओपन करके कहा, रूही बाहर आओ। रूही ने एक नज़र मेंशन की तरफ देखा, फिर रणवीर की तरफ। रणवीर ने इशारे से उसे बाहर आने के लिए कहा तो रूही ने गाड़ी से बाहर आई। रूही ने मेंशन की तरफ देखकर रणवीर से पूछा, भाई आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? रणवीर ने रूही का हाथ पकड़ा और कहा, रूही तुम्हें आज सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, चलो। कहकर रणवीर रूही को अंदर ले जाने लगा। रूही रणवीर के पीछे पीछे चल रही थी, पर उसके मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि रणवीर अचानक उसे यहाँ क्यों ले आया है। रणवीर और रूही मेंशन के मेन डोर के अंदर चले गई। आज इतने दिनों बाद अपने घर की दहलीज से अंदर जाते वक्त एक बार फिर रूही का मन भर आया। एक बार फिर उसे वो सारी यादें आने लगी। वो हर खुशी पल
वो हर खुशी के पल जो रियांस के साथ रूही ने बिताए थे। अंदर जाते ही उसकी नज़र सबसे पहले रियांस पर गई, जो सोफे पर बैठा हुआ इस वक्त चेहरा उतरा हुआ था और देखने से लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार है। इतने दिनों बाद रियांस को देखकर रूही की आंखें छलक आई और वो रियांस की हालत देखकर तो उसका दिल जैसे था धक से रह गया। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देख रही हूँ आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। प्लीज़ यार, ऐसा मत किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगती है। रियाज ने नज़र उठाकर रूही की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जैसे हजारों इमोशन उतर आए। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर रूही को गले से लगा लिया। रूही भी आंखों को नम किए, लेकिन उसे अपने हाथ नीचे ही किए हुए थे। रियाज ने रूही को थोड़े दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पूछा, रूही कैसी हो? रूही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। रियाज लगभग रूही के सामने गिड़गिड़ा रहा था। रूही से भी रियाज की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रूही ने रियाज के गाल को प्यार से छूकर कहा, रियाज मैं वापस नहीं आ सकती, मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं वो सब नहीं भुला पा रही हूँ। रियाज कुछ कहता तभी रणवीर की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई और दोनों की नज़रें एक साथ रणवीर की तरफ चली गई। वहाँ सोफे पर रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही बैठे हुए थे। रणवीर ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ दोनों से कहा, अब दोनों ही अपनी जगह पर बैठ जाओ और जब जो बात हम करने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो, देखना और समझना। फिर वेदांत ने रूही से कहा, रूही शायद ये सब देख और समझ कर तुम्हें अपना फैसला लेने में आसानी हो। रूही और रियांस दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखा और जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी रणवीर ने अपनी सख्त आवाज़ में किसी को ऑर्डर दिया, उसे यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में दो लड़कियाँ जो गार्ड की ड्रेस में थी, रिया को पकड़कर वहाँ से ले आई। रिया ने अपना सिर झुकाए हुए कहा हुआ था और उसकी गाल पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे। रिया को दोबारा अपने सामने देखकर रूही गुस्से में भड़क गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और चिल्लाते हुए रिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की? तुमने ही उसकी ड्रिंक में स्पाइम की थी ना, तुमने ही फायदा उठाया ना उसके नशे में होने का। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी रिया, क्या मिला तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके? कहकर रूही ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। इससे पहले कि रिया संभल पाती, रूही ने उसे दूसरे गाल पर भी जोरदार थप्पड़ मारा। रूही अब धीरे धीरे गुस्से में बेकाबू हो रही थी। रणवीर और रुद्र दोनों ने ही रूही को रिया से दूर किया। रूही अब रणवीर के सीने से लग कर रोने लगी। भाई, इस औरत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। अब तीनों ही भाई अपनी रोती हुई छोटी बहन को संभाल रहे थे। वहीं रियांस रूही की हालत को बेबस नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद जब रूही शांत हुई तो रणवीर ने उसे वापस रियांस के पास बैठा दिया और रिया के पास जाकर गुस्से में बोला, अब हम सबको उस रात की सच्चाई बताओ कि उस रात वाकई में हुआ क्या था और इस बच्चे की सच्चाई। एक बात याद रखना कि झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूंगा कि तुम एक औरत हो। रिया का चेहरा थप्पड़ों से लाल हो गया था। वो सिर झुकाए ही बोली, मैं जब से रियांस से मिली थी तब से उसे पसंद करने लगी थी। मैं किसी भी हालत में रियांस को पाना चाहती थी और इसके लिए मैंने कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन रियांस ने हर बार मुझे इग्नोर किया। यहाँ तक कि गुस्से में एक बार मुझे धमकी भी दी थी कि मैं उससे दूर रहूँ, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रियांस अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। मैं किसी भी हालत में रियांस को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने रियांस को इस बात के लिए मना लिया कि हम अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। रियांस को भी इस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन मैंने रियांस को अपने घर पार्टी में बुलाया और घर में और भी मेरे दोस्त मौजूद थे, जिसे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी था। रियांस जब घर आया तो मैंने उसे सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की, क्योंकि वो अल्कोहल नहीं लेता था, पर उसे उस अल्कोहल में मैंने ड्रग्स मिक्स किया हुआ था, जिसे पीने की कुछ देर बाद ही रियांस की तबीयत खराब होने लगी। मैं उसे वॉशरूम के बहाने अपने रूम में ले गई। रूम में लाकर मैंने रियांस को बेड पर टिका दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। रियांस नशे में ही मुझे देख दूर धकेलने लगा, पर मैंने भी सोच लिया था कि अगर मैं आज की रात उसके साथ बिता लेती हूँ तो इस बात का दबाव डालकर मैं उसे खुद से शादी करने के लिए मना लूंगी। पर जब तक मैंने रियांस की शर्ट रिमूव की वो बेहोश हो चुका था। मैंने सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। मैंने जाकर रूम का डोर खोला तो सामने मेरा एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ था। मैं उसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींचा और मुझे दूसरे रूम में ले गया। वो पूरी रात मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताई थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया था। तभी मुझे याद आया कि मेरे रूम में रियांस सो रहा होगा। मैं जल्दी से अपने रूम में गई और जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। रियांस गहरी नींद में था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं उसके बगल में न्यूड होकर सो जाती हूँ तो भला रियांस को क्या पता चलेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। और मैंने ऐसा ही किया और वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। रियांस जब जगा तो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे भी यही लगा कि नशे की हालत में वो मेरे साथ अल्टीमेट हुआ है। मैंने जब इस बात का फायदा उठाते हुए रियांस की कहा कि अब उसे मुझे अपनाना ही होगा। अब रियांस ने साफ मना कर दिया और गुस्से में वहाँ से चला गया, पर मैं भी हार मानने वालों में नहीं थी। मैं लगातार रियांस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रियांस हर बार मुझे इग्नोर कर रहा था। जब एक महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये साबित कर दूँ कि ये बच्चा रियांस का है तो इस बच्चे की खातिर ही रियांस इस बच्चे के साथ मुझे भी अपना लेगा। मैं इंडिया आई और मैंने दोबारा रियांस पर दबाव डालना शुरू किया और उसे मुझे और इस बच्चे को अपनाना नहीं होगा, वरना मैं तुम्हारी बीवी को जाकर सब सच बता दूंगी। तो रियांस ने मुझे कहा कि अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर भी चली जाती है तो भी मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी अपनी
फेक डीएनए रिपोर्ट बनवाई और रूही से मिलने उसके घर चली गई और रूही को यकीन दिला दिया कि ये बच्चा उसके पति का ही है और उसे ये भी कहा कि उसके पति ने मुझे धोखा दिया है। उसका मेरा साथ रिलेशन काफ़ी वक्त से था। मैंने और भी कई बातें बड़ा चढ़ाकर इसके बेबी को सुनाई और वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा। रूही ने रियाज का घर छोड़ दिया। रिया की बात सुनकर जहाँ रियाज अपना सिर पकड़ते हुए बैठा हुआ था वहीं रूही शॉक्ड होकर रिया को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की किसी का घर तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकती है। रिया की बात सुनकर रियाज ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया। उसने एक जोर का थप्पड़ रिया की गाल पर जड़ दिया और उसका गला पकड़कर दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा रिया। तुम्हारी वजह से मैंने और रूही ने कितना दर्द सहा, कितनी तकलीफें सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही को भी इतनी तकलीफ देने की। धीरे धीरे रियाज की पकड़ रिया के गले पर कसती जो गई। उसकी सांसें लेने में दिक्कत होने लगी। रणवीर, रुद्र, वेदांत तीनों ने ही रियाज को पकड़कर रिया से दूर किया। वेदांत ने उस लड़की को इशारा करते हुए कहा, रिया को यहाँ से लेकर जाओ। वो लड़की जल्दी से रिया को वहाँ से ले गई। रूही ने रियाज को पहली बार इतनी ज़्यादा गुस्से में देखा था। रूही समझ सकती थी कि रियाज का गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि रूही को भी रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रियाज का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो गुस्से से अभी भी काँप रहा था। रूही जल्दी से आकर रियाज के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, रियाज प्लीज शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। रूही के सीने से लगते ही रियाज को एक सुकून सा एहसास हुआ। उसने भी कसकर रूही को अपनी बाहों में भर लिया। इस पल का उसे कितने दिनों से इंतजार किया था। वही जानता था कि वो रूही के लिए कितना तड़पता है। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ने ही रूही और रियाज के पास आए और रणवीर ने कहा, तो हमारा काम यहीं पर ही खत्म होता है, तो अब हम चले, हमें चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी को कुछ वक्त अकेले में बिताने का मौका मिलना चाहिए। वेदांत ने हंसते हुए कहा, रूही आप कभी भी कपूर मेंशन में आना तो हमारी पहली वाली रूही बनकर आना, हमें हमारी वाली पुरानी वाली रूही चाहिए। रुद्र ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हमें वही शरारती करने वाली रूही पसंद है जो अपनी शरारतों से हमें सबकी नाक में दम करती है। अपने भाइयों की बात सुनकर रूही अब उन तीनों के ही गले लग गई और कहा, थैंक यू भाई, आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है, खुशी का, कितनी बड़ी खुशी दी है। तीनों ही भाइयों ने प्यार से रूही के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब कुछ वक्त अपने पति के साथ भी बिताओ। देखो इसकी क्या हालत हो गई है तुम्हारे बिना, अब थोड़ी ध्यान तुम इसका भी रखो और कल तुम और रियाज दोनों ही कपूर मेंशन आ रहे हो और कुछ दिन वहीं हमारे साथ रहोगे। रियाज ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल भाई, मैं कल रूही को लेकर जरूर आऊंगा। कुछ देर बाद तीनों ही वहां से चले गए। रूही दोबारा रियाज के सीने से लगी हुई बोली, ये क्या हालत बना रखी है रियाज, तुमने खाना नहीं खाते थे क्या? रियाज ने रूही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की आदत है। अब इतने दिनों से तुम यहाँ नहीं थी तो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता था, इसीलिए कभी खाना खा लिया वरना नहीं खाया तो नहीं खाया। रोही ने नम आंखों से कहा, रियाज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। रियाज ने रूही को फोरहेड पर चूमते हुए कहा, रूही तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। अब मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें सच सच शुरू से ही बता देना चाहिए था, इतनी ज़्यादा गलतफहमियां क्रिएट ही नहीं होती। रूही ने अपने आंसू पोंछे और स्माइल करते हुए कहा, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। कहकर रूही किचन की तरफ चली गई। अब रियाज के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, वो सुकून जो कुछ दिनों के लिए इस घर से रियाज को छोड़कर चला गया था। उसने भी अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। तो दोस्तों क्या होगा आगे ये जानेंगे हम कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।